Assalamualaikum. Good morning, everyone. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. You can see by my gear, आज मैंने कुछ सर्दी की चीज़ें निकाल ही ली क्योंकि आई नो जो कराची से बाहर लोग हैं वो सोच भी नहीं सकते जी कराची में भी सर्दी हो सकती है, लेकिन जिस टाइम पे हम यहाँ बैठे होते हैं ना तो सर्दी होती है। अच्छा, कराची में आप पता है आपको, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एज वेल। हर मौसम शिद्दत के साथ आता है और शिद्दत के साथ जाता है और देर तक रहता है। सो कराची में चाहे गर्मी हो, पहले कराची के बारे में एक कॉन्सेप्ट था कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, बड़ा मोतदिल सा मॉडरेट सा मौसम रहता है जैसा कि दुनिया के बाकी साहिली शहरों में होता है। लेकिन कराची में अब गर्मी भी ठीक ठाक पड़ती है, ये तो आपको पता लग ही गया है, और सर्दी भी ठीक ठाक पड़ती है। तो वो एक ज़माने की बातें थी जब कराची में बिल्कुल ठंड नहीं पड़ा करती। We do have to define the ठीक ठाक because the rest of the country का ठीक ठाक goes into minus. तो हमारा वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से जो है 2-3 तक चला जाता है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में टेम्परेचर, और उसके बाद बारिशें भी आपको पता है ज़्यादा होने लगी हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये सब कुछ अननेचुरल है। अगर हम इस पे खुश हो रहे हैं कि जनाब अब ज़्यादा सर्दी आती है या ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो निज़ाम एक इकोसिस्टम एक मकाम का एक जगह के हिसाब से चल रहा होता है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बायस फिर सारा सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। आपने बिल्कुल सही बातें की हैं, और अगर पूरे खित्ते में ही देखें तो अगर और भी मुल्कों में इफ़ यू हैव हैड द चांस टू लिव एनीवेयर एल्स, कभी बचपन में कुछ साल पहले, तो हर जगह का एक्चुअली मौसम जो है वो चेंज होता जा रहा है। इस महीने कैन यू बिलीव, नॉट दिस महीने एक्चुअली लास्ट, क्योंकि ये तो अभी नवंबर है, दुबई में कहाँ बारिशें होती थी। तो अभी कुछ एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले दुबई में भी बारिश हो रही थी, जो कि आई हैव लिव्ड देयर, आई हैव ग्रोन अप देयर, और कभी हम साल गुजर जाते थे और बारिश नहीं होती थी। बट दिस इज ऑल क्लाइमेट चेंज हैपनिंग। और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा के बाज़ ममालिक अब ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। जैसा कि मैं कल पढ़ा था कि बहुत से ममालिक इस बारे में सोच रहे हैं, कुछ ने फैसला कर लिया है कि 2030 से वो डीजल और पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं लेके आएंगे। अब तो वैसे भी आपको पता है ना इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान हो चुका है। और वो आप ट्रीज़ की बात कर रहे थे, तो हमारी भी तो हमने कितनी ये मुहिम चलाए हैं, कितने कैंपेन्स हुए हैं हमारे ट्री प्लांटेशन के, एंड मिलियंस ऑफ ट्रीज हैव आल्सो बीन प्लांटेड। सो वो चेंज जिसको कहा जाता है इज कमिंग। और साथ ही साथ क्विकली ये बात करनी है कि चाहे आपके पास स्टेबल जितनी भी जगह है ना अपने घर के पास, कुछ पौधे ज़रूर लगाएं, गमलों में लगाएं, लेकिन लगाएं। उससे एक तो आप खुद भी अच्छा महसूस करेंगे, दूसरा दे ऐड गुड एटमॉस्फेयर टू द एनवायरनमेंट, और आपको अच्छी एक ताज़ा हवा का एहसास होगा अल्टीमेटली। आपने वो घर देखे होंगे कंस्ट्रक्शंस, इस किस्म के घर जिनके घरों के अंदर नेचुरल ट्रीज होते हैं, उन्होंने जब वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं उन्होंने इस तरह अपनी पूरी प्लान बनाया होता है, पूरा मैप किया होता है कि किस तरह उन्होंने घर बनाने हैं, कि ताकि कम से कम पौधे जो हैं, ट्रीज खासतौर पे जो ओल्ड ट्रीज हैं, उनको कम से कम उखाड़ा जाए। अच्छा, बहुत सी बातें ये भी बहुत सी बातें थी। क्या बोल है इस शेर की, और खासतौर पे टीना सानी की आवाज़ में हम पीछे सुन भी रहे थे, अभी सुनाएंगे आपको। मैडम नूर जहां से लेकर नैयरा नूर और फिर टीना सानी, बहुत से लोगों ने इनके कलाम को, इनकी शायरी को गाया। जो लिखा, एक होती है ना, एक टाइमली चीज़ होती है, इट्स सो रेलेवेंट एवरी टाइम, एंड वी वुड लाइक समटाइम्स कि कोई इतनी ज़्यादा रेलेवेंस ना भी हो, दैट वी हैव मूव्ड ऑन, लेकिन नहीं, टाइम्स रिक्वायर कि अभी भी यही चीज़ें हो रही हैं। अच्छा जी, कोविड की पहले बात कर लेते हैं, बिकॉज ये एक ज़रा ख़तरनाक चीज़ है जिसमें हम ही हैं जो इस बात को संभाल सकते हैं, आवाम ही है दैट कैन मेक अ डिफरेंस। अच्छा जी, कोविड के हवाले से आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर, जैसे कि हमने आपको बताया पहले भी, इसके मुकाबले के लिए इज्तिमात पर पाबंदी है, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन तक तो बात आ गई है, और तालीमी इदारों में भी जल्द छुट्टियां होने की तजावीज़ जो है वो दी जा रही हैं। क्या बाज़ारों मार्केटों को कंट्रोल किए बगैर काम बन जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत के इस फैसले में मजबूरी ज़्यादा और मंतक कम नजर आती है। मुल्क में कोरोना की वबा एक बार फिर तेजी से फैलने लगी है, लेकिन बाजारों, गाड़ियों, दफातर और दीगर पब्लिक मकामात पर SOPs पर अमल ना होने के बराबर है। एक्चुअली ये बड़ा हमारा आंखों देखा हाल भी है, ये हम खुद देख चुके हैं। हुकूमत मुसलसल मुमकिन खतरात से आगाह कर रही है। एक तजवीज़ हमने ये सोच रहे थे, कल भी हम जा रहे थे तो बात कर रहे थे कि जिस तरह क्या हमारी इमीडिएट फोर्स क्या हो सकती है। ट्रैफिक वार्डन्स आपको पता है हर चौक हर चौराहे पर ऑलमोस्ट मौजूद होते हैं। उनको मोबिलाइज किया, ऑल्दो उनकी जिम्मेदारियों में नहीं आता, लेकिन उनको मोबिलाइज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, उनको मोबिलाइज करके उनके जरिए लोगों को ये बताया जा सकता है या एटलीस्ट फाइन कराया जा सकता है। वो जो फाइन वाली शर्त थी ना, जो फाइन कौन आके सड़कों पर चेक करके फाइन कर रहा है,
माशाल्लाह अगर आपने हेलमेट एक मिनट के लिए भी ना पहनी हो, बहुत अच्छी बात है, जो कि तो ट्रैफिक वार्डन आपको रोक लेता है या किसी भी वॉयलेशन पे, तो ट्रैफिक वार्डन के जिम्मे आप ये भी लगा दें कि अगर किसी ने मास्क ना पहना हो, किसी ने, कैन यू बिलीव कि ट्रैफिक वार्डन विल नॉट डू एनीथिंग एल्स बट फाइन पीपल और नॉट वेयरिंग मास्क। 2-4 दिन इस तरह की प्रैक्टिस होगी तो फिर लोग अल्टीमेटली लोगों ने हेलमेट पहनना और बेल्ट बांधना भी तो शुरू कर ही दी ना। सो मास्क भी पहनना शुरू कर देंगे। मुल्क में बहुत से शोबों को जुज़वी तौर पर एक बार फिर बंद कर दिया गया है, मगर कुछ शोबों में काम मामूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में भी मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत करते रहे हैं, आपको याद हो। बिल्कुल हमने ये फैसला किया कि हमने बिल्कुल अपनी बिजनेसेस, अपनी सनतें हमने बंद नहीं करनी। हम सिर्फ वो चीज़ें रोकेंगे अगर ये खुदा ना खास्ता बढ़ती गई, जो मसलन जिससे हमारी बिजनेस को नहीं और सनतकारी को नहीं नुकसान पहुंचता। बाकी हमने अपनी बिजनेसेस और अपनी सनत चलाएंगे, लेकिन SOPs के साथ। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद अवाम एहतियात करने को संजीदा नहीं ले रहे हैं। बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं है। समाजी फासले में ना कोई मास्क पहन रहा है, ना कोई और एहतियात करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कोरोना एक्चुअली बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा, अब जब हम कहते हैं तेज़ी से फैल रहा है तो हम आपको बताते भी हैं कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं। मजीद 36 अफराद, 36 अफराद का इंतकाल हुआ है सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से, यानी हर घंटे के हिसाब से भी लगाएं तो एक से ज़ायद लोग जो हैं इस वायरस की वजह से जान की बाजी हार रहे हैं। और मज़ीद 2738 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। आई वंडर, वी आर फेयरिंग कि ये नंबर 3000 जल्द क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि हम कहाँ से शुरू हुए थे और हम 2500 पे 2-3 दिन रहे और उसके बाद हम 2700 भी क्रॉस करके 2738 पे आ गए हैं। मैं वो वहाँ स्क्रीन पे भी अगर आप देखें तो बड़े ख़तरनाक फिगर्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह जो है ये भी आपको बता दें 6.4% हो गई है, और कुछ दिन पहले ही हमने जब आपको बताना शुरू किया था तो 0.2 और इस किस्म की चीज़ों पे भी 1 भी चली गई। अब हम एवरी सिंगल डे, कंसर्निंग बात यह है कि एवरी सिंगल डे इट्स गोइंग अप। तो ये है, और ये भी बता दें आपको कि 19 नवंबर को कितने टेस्ट हुए जी? 42,909 टेस्ट। टेस्टिंग भी आपने देखा है बढ़ गई है। तो पहले भी 30,000 और इन फिगर्स पे होती थी, तो टेस्टिंग भी बढ़ गई है। हमने अभी ज्वाइन किया खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के कराची के शोबा मुतादी इन्फेक्शस डिजीज़ मुतादी अमराज के सरबराह हैं डॉक्टर फैसल महमूद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, कोरोना की दूसरी लहर पाकिस्तान में ज़ाहिर है पहले हम कह रहे थे आ रही है, अब तो लिटरली आ चुकी है। इसकी शिद्दत में इजाफा ही हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ। इसे मुख्तलिफ माहिरीन मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं। आपके ख्याल में ये लहर पहले जैसी है, पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है, या फिर इतनी फ़िक्र की बात नहीं है हमारे लिए? ये लहर पहली लहर से ज़्यादा ख़तरनाक इस तरह साबित हो रही है कि पहली लहर में तो एहतियात ज़्यादा ली जा रही थी, इस दफ़ा एहतियात बहुत कम ली जा रही है। साथ साथ में हस्पताल जो हैं वो पहले से भरे हुए नॉन कोविड पेशेंट्स के साथ, जिसकी वजह से हॉस्पिटल का जो अमला है उसको कोविड मरीज़ों का ख्याल रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, पेशेंट्स को या अमले को शिफ्ट करने में मुश्किल होती है। एंड देन मौसम ऐसा है कि नज़ला खांसी ज़ुकाम वाले जो वायरस हैं, जिसमें कोविड का वायरस भी शामिल है, वो ज़्यादा फैलता है। अच्छा डॉक्टर, दैट मेड रियल सेंस, बिकॉज वाकई ही लोगों को पहले कोरोना का नहीं पता था और एक खौफ था और सारे अपने आप को कवर्ड और जो भी सारे SOPs है वो करते थे। अब जैसे वो खौफ निकल गया हो, ये अजीब सी बात है। यू आर वेरी राइट। तो इस पर हुकूमत ने ऐलान तो ये किया है कि लॉकडाउन पॉलिसी की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तेज़ी से हालात बदल रहे हैं शायद ये फैसला बदलना पड़े। तो आपके ख्याल में डॉक्टर साहब पूछना चाहते हैं कि वायरस का फैलाव रोकने का लॉकडाउन से ज़्यादा मौसर कोई और तरीका भी है? देखिए, लॉकडाउन जो है उसका काम तो यही होता है कि वायरस के फैलाव को थोड़ा सा आहिस्ता करे। वायरस तो भी फैलता है, और आहिस्ता करने की जो रीज़न होती है, जो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा आहिस्ता हो, ताकि हमारे जो हेल्थ केयर है, जो हमारे अस्पताल हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एकदम से बोझ ना पड़े। मगर लॉकडाउन आपका जो है वो हतमी हल नहीं है। लॉकडाउन के अपने नुकसानात, अपने मसले मसाइल होते हैं। एंड आई थिंक लॉकडाउन से ज़्यादा मौसर जो है वो हम सबको एहतियात करना है, यानी कि मास्क पहनना, हजूम में नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, हाथ साफ रखना, आँख नाक और मुंह को ना छूना। आई थिंक ये लॉकडाउन ज़्यादा मौसर साबित होगा। डॉक्टर साहब, अब इतने माह गुजरने के बाद मुख्तलिफ कंपनीज से इत्तलात हैं कि वैक्सीन बनने के करीब है। मुख्तलिफ कंपनीज टेलीविज़न पे पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ इश्तिहारात चला रही हैं कि लोग हिस्सा लें इसमें, लेकिन ये भी ज़ाहिर है कि अभी आवाम तक पहुँचने में कई माह लग सकते हैं। तो जब तक वैक्सीन हाथ में नहीं आती, आम शहरी तक इसकी रसाई नहीं होती,
हम किस तरह लोगों को समझाएं कि एहतियाती तदाबीर ही इसका वाहिद हल है? मास्क वगैरह काफ़ी हैं या कुछ और अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ बताइएगा। देखिए, वैक्सीन आने में टाइम है। वैक्सीन अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक चले तो शायद अगले साल के बीच तक आए। और याद रखें, वैक्सीन आने के बाद भी सबको नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली एकदम से इतने सारे वैक्सीन होंगे नहीं, एंड साथ साथ वैक्सीन लगाने के बावजूद भी ये वायरस फैल सकता है। सो वैक्सीन से पहले और वैक्सीन के बाद दोनों यही है कि आपको मास्क तो पहनना है, मगर सिर्फ मास्क नहीं, आपको ये भी एहतियात करनी है कि आप ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों। ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे वेंटिलेशन ख़राब हो, जहाँ पे हवा का रवानगी अच्छी ना हो। एंड कोशिश करें कि कम से कम जाएं, खासतौर पर अगर आप ऐसे उन अफराद में शामिल हैं जिनके अंदर वायरस बहुत ख़तरनाक बीमारी कर सकता है, या आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे लोग हैं जो जिनके अंदर वायरस बहुत खतरनाक बीमारी कर सकता है, जैसे कि ज़ईफ लोग या जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत पहले से ख़राब हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल महमूद। काश के लोग ये बात समझ जाएं। एक तो जब जान जा रहे ना लोग, क्या पता है पूरा साल गुजर गया और अब रिलैक्स हो जाना डज नॉट मेक सेंस। जब आपको पता है कि हाउ यू स्टॉप्ड इट द फर्स्ट टाइम और दुनिया ने हमेशा रहा कि पाकिस्तान में उस तरह नहीं फैला जिस तरह बाकी दुनिया में हुआ, तो हम भूल क्यों गए? मतलब वी हैड एन एज ना, तो हमें वो चीज़ याद रखनी चाहिए। मुझे ये चीज़ ज़रा अब्दुल्ला बड़ी बॉदर करती है। प्लीज़ दोबारा से हम जोर देंगे इस बात पे कि मास्क पहन लें, हाथों को सैनिटाइज रखें, सैनिटाइज़र नहीं है हाथ धो लें, और अगर आपको नहीं मिल रही कोई हाथ धोने की जगह तो उन्हीं हाथों से जो आपको लग रहा है कि जिस पे जरासीम लग सकते हैं या लग चुके हैं, आप आंखों में ना डालें, कान में नहीं डालें, नाक में नहीं डालें, कोई चीज़ खाएं नहीं, बस अब दूर रखें, कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, पर्टिकुलरली बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपने लिए नहीं अपने वालिदैन के लिए एहतियात करें। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और हमने आपको बताना यह है कि वज़ीर आला पंजाब के फैसले की हिदायत पर सूबे में हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है और इस दौरान पंजाब के तमाम इलाकों में मीलाद और नात ख़्वानी की महफ़िलें, रैलियाँ और वॉक्स और तकरीरी मुकाबले और कवाली के प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। ऑल्दो हम यहाँ दोबारा से अर्ज करेंगे लोगों को कि महफिलें तो हो रही हैं लेकिन उसमें SOPs वगैरह का ख्याल रखें। सभी तकरीबात में हुकूमत की नुमाइंदगी नज़र आएगी। हमारे सियासी बयानिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमारा दुनिया और आखिरत का एक ही बयानिया बहसीत मुसलमान इसी हस्ती से जुड़ा हुआ है। लिहाजा उनके उस हस्ती के साथ जुड़ा कोई भी इनिशिएटिव, इक़दाम, उस पे कोई भी सियासत नहीं कर सकता। अच्छा जी, हमें इस ज्वाइन किया है और जिस पे हम बात भी करना चाहते हैं इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के मावन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, आपसे पूछना चाहेंगे कि हुकूमत पंजाब ने बड़े भरपूर अंदाज में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन बनाया। इससे पहले इस किस्म की कोई ऐसी तकरीबात नहीं हुई, तो पूछना आपसे ये चाहते हैं कि ये खुसूसी एहतमाम किया क्यों गया? इसकी क्या वजह थी? क्या ज़रूरत महसूस हुई कि इस किस्म का एक इवेंट जो है वो पंजाब में होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पंजाब ने 16 से 22 नवंबर तक वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हफ्ता शान मुस्तफ़ा रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का जो फ़ैसला किया, उसके सामने सबसे पहली वजह वलादत बासादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और चूँकि रबीउल अव्वल के बबरकत महीने में मिलाद पाक की महफ़िलें और नबी अकरम के साथ अक़ीदत का इज़हार करने वाले आशिकाने रसूल मुख्तलिफ़ प्रोग्राम तरतीब देते रहते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा किसी हुकूमती सतह पे ये फ़ैसला हुआ कि एक हफ़्ता डेडिकेट किया जाए और रबीउल अव्वल के अंदर उस हफ़्ते को मनाया जाए। और इसके साथ साथ जो बैनुल अक़वामी सतह पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से फ़्रांस में खाके बना के बेहुरमती की गई, इस हफ़्ते को मनाने का मकसद बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देना और दुनिया को ये पैगाम देना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो है वो हमारे लिए मशले राह है, वो हमारा वो रोल मॉडल है जिसकी हुर्मत को पमाल करने वालों को ना सिर्फ कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, बल्कि हम आशिकाने रसूल उनकी हुर्मत पे कट मरने को भी तैयार हैं।
बिल्कुल, सबका यही यकीन है। डॉक्टर साहबा, इस दौरान पंजाब हुकूमत ने ज़ाहिर खुसूसी एहतमाम किया। अब हम शहरियों की शिरकत के बारे में आपसे मालूम करना चाहते हैं, क्या ओवरऑल रिस्पॉन्स रहा और जो मकसद था आप लोगों का ये तमाम एहतमाम करने का, वो पूरा हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शहरियों ने जिस तरह से पार्टिसिपेशन की और जिस तरह नबी के चाहने वालों ने हर मुमकिन तौर पे अपने अपने अंदाज से उन्हें खराज तहसीन पेश किया, अक़ीदत के फूल निछावर किए और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो हमने तहसील की सतह पे, ज़िले की सतह पे, डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स में और सूबे की सतह पे मुनक्कद हुए, उन प्रोग्रामों के अंदर जहां हमारी तुलबा तलबात ने नातिया मुकाबले, नातिया मुशायरे, महफ़िल मिलाद, क्विज़ प्रोग्राम, सीरत नबी पे तकरीरी मुकाबले और उसके साथ साथ वो तमाम जो बेस्ट पॉसिबल कैलीग्राफी से लेके महफ़िल समा तक कोई भी ऐसा ज़िक्र जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को उजागर करता है, जो उनके किरदार को दुनिया में पहुंचाने के लिए एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का ज़रिया बनता है, हर वो अमल किया गया। लेकिन अभी ये हफ्ता इतवार तक चलेगा और मुख्तलिफ़ तकरीबात जो हैं अभी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की है कि लोगों में कुछ कन्फ्यूजन सी है, आज इन लॉकडाउन तो नहीं हो रहा, ये तो लोगों को पता है, लेकिन कौन से सेक्टर्स बंद हैं, कौन से जल्दी बंद होंगे, कौन से नहीं बंद होंगे, स्कूलों का क्या होगा, मार्केटिंग क्या जल्दी बंद होना शुरू हो जाएंगी, हफ्ते में क्या 6 दिन काम करने की इजाज़त होगी, 7 दिन। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए कि पहले जो लहर आई थी उसमें एहतियात बहुत ज़्यादा थी और ज़ाहिर है सॉर्ट ऑफ लॉकडाउन भी था, और अब जो लहर आई है उससे कितनी मुख्तलिफ है? क्या ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब लोग एहतियात उतनी नहीं बरत रहे जितनी पहले करते थे? बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक लहर का ताल्लुक है वो उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है जैसे पहली थी, और अभी तक जहाँ तक वायरस या जो बायोलॉजिक फैक्टर्स हैं उनको नज़र में रखते हुए हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि ये ज़्यादा या कम खतरनाक होगी। हम समझते हैं ये वही तबाही फेर सकती है जो पिछली वाली ने फेरी थी, एक बात। लेकिन आपके सवाल में एक बहुत अहम जो आपने खुद ही शामिल कर दिया वो ये कि जरासीम के अलावा भी तो फैक्टर्स होते हैं, मीनिंग हमारा बिहेवियर, मौसम, जो हमारी उस वक्त मेंटल स्टेट है कि हम उस चीज़ को कितना सीरियसली ले रहे हैं या नहीं, ये तमाम चीज़ें भी इसके ऊपर ज़ाहिर असरअंदाज होंगी। मैं समझता हूँ कि चूंकि अब हम लोग लेस सीरियसली ले रहे हैं इसको, और ऊपर से मौसम सर्दी का है जिसमें हमारी जो हडलिंग, सोशली हम ज़्यादा क्लोज होते हैं, गहमा गहमी भी ज़्यादा होती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको ज़्यादा खतरनाक बनाने में अपना असर या अपना हाथ दिखा सकती हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अहम बात इस वक्त की आ गई है कि हम अपना जो बिहेवियर है, जो अपनी मूवमेंट है, उसको अगर कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हम इस बीमारी को यहीं रोक सकते हैं या इसको बहुत स्लो या ब्लंट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये एक्सपेक्टेशन रखना आवाम से जो कि हमने ऑब्वियसली पूरा साल भी देखा, बड़ा अच्छा रहा एक्चुअली, बिकॉज दुनिया ने सराहा भी कि पाकिस्तान में उस तरह फैला नहीं कोरोना जैसा बाकी दुनिया में हुआ है। Wouldn't you say कि शायद लॉकडाउन despite all its other challenges is a better way to control rather than expect कि आवाम SOPs को फॉलो करेगी, और तो आवाम ऑलमोस्ट थक गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी वो वाला ही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए जो इस समर में थी। बिल्कुल ठीक है ये बात कि आप वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जो इस समर में थी, क्योंकि वो ये समर है नहीं, वो एक गुजर चुका एक्सपीरियंस। उसके बाद लोगों के बिहेवियर, एक्शंस जो हैं वो अब उसके बेसिस के ऊपर मोल्ड हो गए हैं, तब्दील हो गए हैं, हमारी सोच तब्दील हो गई है। सो अब वो चीज़ एक्सपेक्ट करना कि जो समर में थी वो आज नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। क्या रह जाती है हमारे पास, ऑप्शन क्या रह जाती है? तो एक बात से मैं एग्री करता हूँ, वो ये कि ये सिर्फ अब आवाम पे छोड़ देना कि वो ये करेंगे या नहीं करेंगे काफ़ी नहीं है। इस सिलसिले में जो पहला कदम हमने लिया वो सबसे जो रिस्कीएस्ट
सेक्टर या रिस्कीएस्ट एक्टिविटी उसको नजर में रख के वो थी शादियां। उसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ वेरी ब्रीफली कि वो उस क्यों आखिर हम समझते हैं कि वो एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बनने का या इवेंट्स बनने का पोटेंशियल रखती हैं। शादी एक नहीं हो रही होती, एक वक्त पे हजारों लाखों शादियां हो रही हैं सीजन में, जगह जगह हैं, हर एक में सैकड़ों कई दफा हजारों लोग भी आ रहे होते हैं, वो घुल मिल रहे होते हैं, खुशी का माहौल होता है, मास्क खुल जाते हैं, खाना सर्व हो रहा होता है, गले लोग मिल रहे होते हैं, मुबारकबादें दे रहे होते हैं, हर कोई जाके दूल्हे को और दूल्हे के बाप को और दुल्हन और ये वो सबको मिल रहे हैं। तो हो ये रहा है कि ये मिक्सिंग हो रही है जो कि एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट होती है बीमारी के फैलाव से। तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले जिस चीज को टारगेट करना चाहिए बीमारी को स्लो करने के लिए वो ऐसी एक्टिविटी है। सो इसको आउटडोर ले गए, इसको इसकी तादाद में एक जिसे कहते हैं कैप लगा दिया, तो ये पहला अमल। दूसरी हमारी तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लियर रिकमेंडेशन थी अबाउट पब्लिक गैदरिंग्स एज वेल, क्योंकि वहाँ सैकड़ों में नहीं, वहाँ हजारों और हजारों में गैदरिंग होती है और नेचुरली जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं बीमारी के फैलाव का खतरा हो जाता है। उस पर भी हमने एक गाइडेंस इशू कर दी। प्राइम मिनिस्टर ने वॉलंटरली कहा कि हम अपना एक जलसा जो है तो प्लान था उसको कैंसिल कर रहे हैं या पोस्टपोन कर रहे हैं। हमने उसका भी खैर मकदम किया एनसीओसी से कि भाई ये बहुत अच्छा स्टेप है, कम से कम हम एक पेज पे होंगे, हमें कोई ये नहीं कह सकेगा कि जी आपने एक चीज बंद कर दी और दूसरी नहीं की। अब अगला मामला आपने खुद ही जिक्र कर दिया, स्कूल्स या तालीमी इदारे। तालीमी इदारों में मजमूई तौर पे पाकिस्तान में 5 करोड़ 50 मिलियन नौजवान बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है और इसमें अब एक गुफ्तगू और कॉन्वर्सेशन मुशावरत जारी है। तमाम तर डेटा हम शेयर कर चुके हैं एजुकेशन मिनिस्ट्रीज के साथ और 23 तारीख को इंशाल्लाह इस पे एक फाइनल मीटिंग हो रही है जिसपे हम कुछ गुजारिशात जो हैं फिर सबके सामने कलेक्टिवली रख देंगे कि इसको टैकल करने के लिए हमने क्या करना है। तो अब तक तो ये वो चीजें हैं जो कि कॉन्क्रीट और वाजे हैं जिनका मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो कि हम ज़रा कंसर्न है इस हवाले से, क्योंकि एक दो केसेस हमने पढ़े हैं अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, और अगर बाहर के मुल्कों में भी देखा जाए तो री इन्फेक्शन के केसेस भी कुछ सामने आए हैं। बास थ्योरीज इसे नेगेट भी कर रही हैं, तो हम आपसे पूछ लें, आपसे हम कंफर्म करना चाहते हैं कि एनसीओसी के सामने कोई री इन्फेक्शन के ऐसे कोई केसेस आए जिस पे कोई बात हुई हो? इसको बड़ा वाजे तौर पे समझें और ये मैं अब अपना थोड़ा क्या यूं कहिए कि जो इन्फेक्शियस डिजीज, क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज डॉक्टर होने का हैट है वो पहन के आपको ये सामने रखता हूँ कि ये मसला है क्या। देखिए, जितनी वायरल इन्फेक्शंस हैं जिससे इम्यूनिटी आमतौर पे हासिल होती है, मिसाल देता हूँ चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्प्स, ठीक है, जो बचपन की जिनको हम वायरल एग्जाम्पन्स या वायरल इन्फेक्शंस बोलते थे, जो गुज़िश्ता दौर में तो आम था, हर बच्चे को तकरीबन होती थी, वो तो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन की वजह से कम हो गई, लेकिन हमारी जनरेशन की मिसाल के तौर पर ये रूटीन होती थी और जब एक दफा हो जाए तो आप इसको इम्यून हो जाते थे। लेकिन इक्का दुक्का बच्चा ऐसा होता था जिसको एक दफा इन्फेक्शन होने के बाद दोबारा होती थी। उसकी बहुत सी साइंटिफिक वजूहात हैं कि एक किसी ऑड इंडिविजुअल में 1000 में 1 में 100 में 1 में 10,000 में 1 में इन्फेक्शन दोबारा मुमकिन टेक्निकली स्पीकिंग होती या हो सकती थी इन बीमारियों में। अब कोरोना वायरस भी इसी नौयत की बीमारी है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो इसमें कोई अजब नहीं होगा कि कोई इक्का दुक्का % 1% या 0.1% या इससे भी कम लोग जो हैं उनको ये दोबारा इन्फेक्शन हो सके। उसकी टेक्निकल वजूहात हो सकती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, लेकिन अब इस प्रोग्राम में हम क्या उसकी बारीकी में जाए, लेकिन वो मुमकिन है। क्या उसकी कोई एपिडेमियोलॉजिक इंपॉर्टेंस है? मैं नहीं समझता। इस वक्त कोई ऐसी एविडेंस नहीं कि ये री इन्फेक्शन का मामला जो है हमारी एपिडेमिक को ड्राइव करेगा। वो एक्सेप्शनल केसेस इधर उधर जरूर हो सकते हैं और इस वक्त जितनी भी एविडेंस आ रही है वो कह रही है कि क्लिनिकल इन्फेक्शन के बाद कई महीने तक, बल्कि इससे लंबे अरसे तक सस्टेन्ड प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनिटी कायम रहेगी। तो ये जरूर होगा कि आपको कोई ना कोई शख्स मिल जाएगा और जहां सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों को दुनिया भर में इन्फेक्शन हो रही है, तो अगर आपको हैंडफुल 1000, 2000, इवन 5-10,000 लोग मिल जाते हैं, और इतने नहीं है एक्चुअली, इतने नहीं रिपोर्ट हुए, लेकिन अगर 10,000 लोग भी मिल जाते हैं तो वो अशरे अशीर क्या, वो अशीर का भी असर जो है अशीर जो है वो आपके पास है। उसका एपिडेमिक के फैलाव से आटे में नमक के बराबर या उससे भी कम प्रोबेबली मकदार होगी जिसमें इन्फेक्शन रिपोर्ट हुए हैं या हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फैसल, आपने हमें वक्त दिया, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई। अब
Okay, I'm excited about असरे that. हाजिर but that will- मौजूदा दौर की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में से एक ज़ेब की आवाज़ है। डेफिनेटली। अच्छा जी, उनसे हम बात करेंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले वन ऑफ आर टॉप स्टोरीज उस पर बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को 5 दिन हो गए, ऑपोजिशन नताइज मानने को तैयार ही नहीं। दूसरी जानिब वही हुआ जिसकी तवक्को थी। इलेक्शन में कामयाब 5 आज़ाद उम्मीदवार PTI का हिस्सा बन गए और इसके लिए तहरीक इंसाफ को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ी, जिसके बाद वफाकी हुकूमत का दावा है कि गिलगित बल्तिस्तान में PTI की मजबूत हुकूमत बनने जा रही है। गिलगित में बड़े ज़बरदस्त इलेक्शन हुए हैं। अगर ये कौम अपोजिशन गिलगित के इलेक्शन नहीं मान सकती तो फिर इस पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं माना जा सकता। और गिलगित बल्तिस्तान में PTI 2/3 से हुकूमत बनाएगी। इनको कश्मीर की फ़िक्र करना चाहिए। इसके बाद कश्मीर के और मार्च के में सेनेट के इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत बनाने में लगे हैं, वो अपने ओहदे का पास नहीं रख सके। इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुलाकातों की तफसीलात आवाम के सामने लाएं। हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो गवर्नर साहब के साथ भी बैठा है, वो गंदपुर साहब के साथ बैठा है। हम तो पहले से कह रहे हैं कि उनका मुकमका है। ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये PTI की इलेक्शन विंग है। आप इलेक्शन कमिश्नर होते हुए ऑपोजिशन को कहते हो कि आए इलेक्शन कमीशन, आप खुद जाके हुकूमत के वजीरों के पाँव बैठते हैं। आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बेच दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं और राजा शहबाज ने कहा है कि हकीकत को सामने रख कर बात करें, हवा में तीर ना चलाएं, वावेला करने वाले इलेक्शन कमीशन में सबूत लाकर रुजू करें। ये अगस्त की तस्वीर है। उस 2019 में वो मैं उधर कर्टिस गाल में गया था, कश्मीर फेज में। मेरा इलेक्शन एक्ट ये इधर नहीं था। मैं इसको हामी कराने के लिए मैं यहाँ से केस बनाकर गया था। वहाँ सूफे पर मेरे साथ IG अवासी साहब भी मेरे साथ थे। अवासी साहब को बुलाकर पूछ सकते हैं उस तस्वीर का। वो एक बहुत बड़ी पार्टी का बहुत बड़ा एक अजीम सरबराह है, उसको ये ऐसी छोटी बात जेब नहीं देती है। तो दंदली क्या चीज़ है, उसका सींग है, दुम है, क्या है, पर है, वो इधर आकर दिखाए ना ताकि नजर आए। वो तो ट्रम्प भी कहता अमेरिका का, सब मेरे साथ धंधली हुई है। लगता ये है कि पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगा भी ले तो इक्का दुक्का सीटों के नताइज ही बदलेंगे, हुकूमत बनाने की पोजीशन में फिर भी नहीं आएगी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर साहब से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज तस्लीम करने को नहीं तैयार, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने जीतने वाले 5 आज़ाद उम्मीदवार भी तो अपने साथ मिला लिए हैं या वो आ गए हैं, तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए हैं। ज़ाहिर है वो इसके बाद ही। अब पीपल्स पार्टी के एहतजाज से क्या फ़ायदा होगा? अल्टीमेटली हुकूमत तो PTI ही बना सकेगी GB में। देखिए, एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर रिज़ल्ट तब्दील किए गए हैं। ये गिलगित शहर वाली सीट पर रिज़ल्ट तब्दील किए गए हैं, वहाँ पे स्कर्दू में रिज़ल्ट तब्दील किए गए हैं, हर जगह पे दयामीर हर जगह पे रिज़ल्ट तब्दील किए गए हैं। तो एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ ये तो नहीं है कि हुकूमत, इलेक्शन कमीशन का काम तो एक आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन करवाने थे, जिस पे वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। इसलिए हम ये समझते हैं कि उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए फौरी तौर पर। अच्छा चौधरी साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर ने मशवरा दिया है कि जिन लोगों को इंतखाबी अमल पर एतराज़ है वो कानूनी रास्ता इस्तेमाल करें, एहतजाज से कुछ नहीं होगा, ये उनका कहना है। तो पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें ऐसा क्यों नहीं कर रही? ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीका नहीं होगा? देखिए, कानूनी रास्ता तो खुला है, लेकिन एहतजाज भी हमारा हक है। जब हमारे सामने खुली धांधली हो रही होगी तो क्या उस पर सब्र कर जाएं, उस पर एहतजाज ना करें? एहतजाज राइट है हमारा। एक पीसफुल 3 दिन हो गए, कोई एक पत्ता वहाँ पे नहीं टूटा है, गमला नहीं टूटा है। एहतजाज हक है हमारा। जब हमारे सामने डकैती हो रही है, हमारा इलेक्शन चोरी हो रहा है, सामने चोरी भी नहीं, सामने ब्लेटेंटली डकैती हो रही है, तो उस पर बात ना, एहतजाज ना करें। क्यों ना करें? करेंगे। और ये हुकूमत जो है, ये एक मांगे तांगे की हुकूमत होगी जो लंबा नहीं चल सकती। यहाँ पे तो जाने वाले हैं, वहाँ पे कैसे चल सकते हैं?
चलें जी, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए और शफाफ इंतखाबात मुतालबा है आपका। अब ये बता दें, इस बारे में तो चलें आप परसू कर रहे हैं आगे, लेकिन 2 दिन बाद जो PDM का बड़ा जलसा करने का प्लान है उसके बारे में आपसे जान लें कि अगर ऐसा किया गया, एक तो हुकूमत ने पाबंदी लगा ली है, फिर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है, फिर साथ ही साथ सर हज़ारों लाखों जो लोग जितने भी लोग आएंगे, सैकड़ों चले ले लें, कोरोना की ज़द पर बराह रास्त लाने का उनको खर्चा है। पीपल्स पार्टी तो बड़ी मोहतात थी इन मामलात में इब्तिदा में, आपको याद होगा, तो इस बार क्यों जलसे का इसरार है? नहीं देखिए, हम उनको कह रहे हैं कि SOPs के साथ हम जलसा करेंगे। क्या जब इन्होंने रावलपिंडी के अंदर जलसा किया है तब कोरोना नहीं था, उसके बाद KPK के अंदर ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म गया है, वहाँ पे उस वक्त कोरोना नहीं था। इनकी बारी कोरोना नहीं है, लेकिन ये कोरोना को इस्तेमाल करना चाहते हैं PDM की तहरीक को रोकने के लिए, जो कि हम नहीं इजाज़त देंगे। ये हुकूमत कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है, उसी तरह से चुपके से आई है ये बिल्कुल, और उसी तरह से फैल गई है, सरायत कर गई है लोगों के अंदर एक बीमारी की तरह, और इस बीमारी का जाना ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया पटवारी साहब, लेकिन ये जलसा और SOP एक साथ नहीं आ सकते। वैसे मैं कहता हूँ दोनों एक दूसरे के इतने मुतजाद हैं कि एक तरफ जलसा और दूसरी तरफ SOP। और अब ये टाइमिंग है, चलें आपका ये कहना कि इसको यूज़ किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, ये कोरोना वाले SOPs और ना किया जाए, ठीक है, हो रहा होगा, लेकिन यू नो इट इज़ देयर, इट्स नॉट कि कोई हवाई फायरिंग हो रही है और ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आपको तो पता है ना कि यही है, तो वो इसको यूज़ करें, अब्यूज़ करें, जो भी सीन है, यू शुड नो बेटर। देखिए, सबसे ज़्यादा समझने की बात यह है कि जब 200-250 रोज़ाना केसेस रिपोर्ट हो रहे थे तब जलसे हुए ना, बड़े बड़े जलसे हुए, और तब भी खर्चा तो था। लेकिन अभी तो अगर हम 2700-2800 डेली केसेस में पहुंच गए और 36 लोग जान की बाजी हार रहे हैं, तो अब तो सूरत हाल उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है जब भरपूर जलसे हुए हैं PDM के। दे नो, बात सारी ये है कि बड़ा अफसोस ये होता है कि एवरीबडी नोज कि ये कोरोना लगता भी किस तरह। वो आपने वो ग्राफिक्स नहीं सारे वो देखे कि एक जगह में लोग मिले हैं, 7 लोगों को बीच में कोरोना हो, तो जब वो आगे जाते हैं तो 70 लोगों को लगाते हैं, फिर वो आगे जाते हैं। मतलब देर आर कितनी तरीकों से एक्सप्लेन किया गया। और ना सिर्फ हुकूमत, अब PDM के जलसे हुए, हुकूमत के भी माशाल्लाह बड़े बड़े कन्वेंशन इज्तिमात हुए, वहाँ से आगाज़ होना चाहिए था असल में, तो टू सेट एन एग्जाम्पल कि वहाँ से हुकूमत कहती है हम नहीं कर रहे, जब 200-250 केसेस भी डेली आ रहे थे। अब तो खैर सूरत हाल ही और है, गिलगित बल्तिस्तान में मतलब कहाँ नहीं हुई, बट एनीवे आई गेस इस पर अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेट अस मूव ऑन। और आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया कवानीन जारी कर दिए गए और डिजिटल मीडिया हकूक़ के हामी ज़्यादा खुश नहीं हैं। बज़ाहिर रेगुलेशन और आज़ादी इजहार राय के दरमियान रहकर ही कुछ करना होगा, दोनों इतराफ़ को लचक दिखाना पड़ेगी। आपको बताएं कि वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया कवायद नाफिज कर दिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ पाकिस्तान ने नए कवायद को मुस्तरद कर दिया, बल्कि एसोसिएशन ने इन कवायद के खिलाफ अदालत जाने का भी इशारा दे दिया है। और इसी तरह डिजिटल हकूक़ के लिए काम करने वाले अफराद और इदारों ने भी कवायद पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उनका दावा है कि हुकूमत नेशनल कोऑर्डिनेटर के क़याम के सिवा स्टेक होल्डर्स के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज कर दिया। इसी पे बात कर लेते हैं ज़रा। डिजिटल हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें बोलो भी इसकी शरीक बानी हैं फ़रीहा अजीज़ साहिबा, उनका मौक़िफ़ लेते हैं। शुक्रिया फ़रीहा साहिबा। फ़रीहा साहिबा, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी काबिल एतराज़ मवाद इंटरनेट से हटाने के लिए क़वानीन लाने की बात काफ़ी अरसे से अब की नहीं, काफ़ी पुरानी है ये बात। अब जब ये क़वानीन आ गए हैं तो उन पर एतराज़ किया जा रहा है। हम बेसिकली पहले तो बुनियादी तौर पर एतराज़ जानना चाहते हैं कि आप लोगों को इस सारी सूरत हाल से क्या मसला है? इस वक्त ख़ास तौर पे जो रूल्स के हवाले से डिबेट ये है कि ये एक मखसूस शेक है सेक्शन 37 जो PTA को ये इख्तियार देता है कि ये इंटरनेट से मवाद हटाए, ब्लॉकिंग रिस्ट्रिक्शन। लेकिन ये इस वक्त जिस तरह के रूल सामने आए हैं, ये कानून और आइन से भी बाहर जाके PTA को बहुत सारे ऐसे इख्तियारात दे रहा है। मिसाल के तौर पे फ़ाइन्स लगाना प्लेटफॉर्म से, अगर वो नहीं इनके नोटिसेस या जो टेक डाउन रिक्वेस्ट भेजते हैं उन अगर कंप्लाई नहीं करते तो वो बंद कर सकते हैं। हमने देखा है अभी गुज़श्ता कुछ महीनों में कि प्लेटफॉर्म्स बंद किए गए हैं, फिर तभी खोले गए हैं जब उन्होंने अपनी बात मनवाई है। तो क्योंकि एक हमारे जो सियासी माहौल भी इस वक्त है, बहुत सारी वेबसाइट्स की बंदिश या ऐसी गुफ्तगू की बंदिश जो एक किसी का नज़रिया हो वो भी हो रहा है, इसलिए ज़्यादा है ज़ाहिर की तशवीश भी है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे हुआ है। बिल्कुल ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका इस्तेमाल होगा कैसे। फरिया, डिजिटल हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी तो सामने ही है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले
सबके सब जिम्मेदार लोग नहीं होते। मतलब वी हैव आवर ओन, एवरीबडी हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंसेस, तो किसी को तो चेक रखना पड़ेगा। तो अगर हुकूमत रेगुलेशन नहीं करेगी टू सम लेवल, तो ये कैसे होगा? ये नहीं कह रहे कि कानून ही नहीं होना चाहिए दुनिया भर में, लेकिन कानून के भी कुछ तकाजे होते हैं, आईनी तकाजे भी हैं, कानूनी तकाजे भी हैं। वो ये कानून और अब ये रूल्स पूरे नहीं करता, इसका गलत इस्तेमाल और इसके इंटेंशन के इस मज़ीद गुफ्तगू को रोका जाए, उस हवाले से बात हो रही है। जहाँ तक आपने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है वो कैसे होगा, किस दायरे में रह के होगा, उस पर बात होने की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका फरिया साहबा। अभी हम इसी पे बात कर लेते हैं। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद जवाद साहब, ज़रा हुकूमती मौक़िफ़ भी लेना। अब जवाद साहब, हुकूमत ने सोशल मीडिया रेगुलेशन की जानिब कदम बढ़ा दिया है, कुछ कवानीन तय कर दिए हैं, किस तरह का मवाद इंटरनेट पर नहीं जाने देंगे, और ये बेसिकली जानना ये है कि कौन तय करेगा कि क्या जाना है क्या नहीं जाना। ये इख्तियार आपके ख्याल में किसके पास होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को किसी बंद कमरे के अंदर या किसी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठ के नहीं इसका फ़ैसला करना चाहिए, बल्कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो स्टेक होल्डर्स कौन हैं? वो अवाम है, वो मीडिया है, वो सिविल आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, वो थिंक टैंक्स हो सकते हैं, वो एकेडेमिया हो सकता है। तो स्टेक होल्डर्स को, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हो सकते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हो सकते हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके और मुख्तलिफ मॉडल्स को स्टडी करके उसके बाद आप रेगुलेशन लेके आएँ, ताकि उसकी एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो और वो ज़्यादा कारआमद और इफेक्टिव भी हो सके। अच्छा, वी अग्री विद यू एक्चुअली, क्योंकि हुकूमत के इस कदम को इंटरनेट सर्विस देने वाले और डिजिटल हकूक़ वाले पसंद नहीं कर रहे, उन्हें चैलेंज करने की बात भी हो रही है। तो हुकूमत कवानीन बनाते हुए, जिस तरह कि आप भी जिक्र करें, सब स्टेक होल्डर्स को एतमाद में क्यों नहीं ले सकी? देखें, एक एवोल्यूशन प्रोसेस है। सोशल मीडिया एक आप कह सकते हैं कि ये टोटल 10-15 साल की एक सफ़र है, और हमारे मुल्क में तो इसको आप 2015 के बाद से ही गिने, इसलिए कि आपको पहली दफ़ा जब 3G आपको मिला, जिसे मोबाइल वाईफाई आप कह सकते हैं, कि आप चलते हुए स्मार्टफोन पे आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा तो 2015 के बाद 3G जब आया तो तब इसका ये स्प्रेड हुआ। तो अब हम एक एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इसमें प्रपोजल्स आएंगी, सजेशंस आएंगी, कानून आएंगे, और मेरा अपना ये ख्याल है कि उन तमाम में डेलिब्रेशन की भी गुंजाइश है, उसमें तब्दीलियों की भी गुंजाइश है, और उसमें अगर कोई समझता है कि उसके हकूक़ की कोई ख़िलाफ़ वर्जी हुई है और वो कोर्ट में जाना चाहता है, ये उसका बेसिक राइट है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद जवाद हमसे बात कर रहे थे। अभी हमने आपको बताना है कि बच्चों के हकूक़ की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन पूरी दुनिया में इस मामले में हालात को बहुत अच्छे नहीं हैं, और इसीलिए आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, ताकि लोगों को बच्चों के हकूक़ से मुताल्लिक़ आगाह किया जाए। कोरोना वायरस के दौरान बच्चों की हक तलफ़ी में इजाफा हुआ है, और यही इस बार बच्चों के आलमी दिन की थीम भी है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान में लाखों बच्चे तालीम के हक से महरूम हैं। चाइल्ड लेबर, कम उम्र की शादियाँ, खुराक की कमी, तशद्दुद और उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाए जाना यहाँ के बच्चों के आम मसाइल हैं। हाउ सैड दैट वी हैव टू से कि ये आम मसाइल हैं यहाँ के बच्चों के। इसी पे बात करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन सारा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सारा साहिबा, हर साल बच्चों का आलमी दिन इस अज़्म के साथ मनाया जाता है कि बच्चों के हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान में आपको पता है क्या हाल है? पाकिस्तान में बच्चों का सबसे बड़ा मसला आपको क्या नज़र आता है इतने मसलों में, जहां बच्चों से ज़्यादती, उनको पढ़ाई का हक हासिल ना होना, लेबर, क्या बताएं आप? जो मैंने देखा है बच्चों के, जब हम हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में जो मुझे सबसे बड़ा मसला नज़र आता है बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, वो ये है कि वालिदैन बच्चों को यहाँ पे इतनी तवज्जो नहीं देते, इतनी अहमियत नहीं देते जितनी बच्चों को, एक बच्चे को दी जाती है। एक एग्ज़ाम्पल आप लेते हैं, जैसे वेस्ट में अगर कोई एनिमल भी मिसिंग हो तो उसके लिए जो है वो इतनी एफ़र्ट की जाती है उसको ढूंढने के लिए, ताकि उसको वो कहीं अब्यूज़ ना हो जाए। वहाँ एनिमल राइट्स को इतना ख्याल रखा जाता है। अब हमारे यहाँ अगर जो है बच्चों को यूज़ किया जाता है, वालिदैन ख़ुद एक्सप्लॉइट करते हैं, बच्चों को यूज़ करते हैं, चाइल्ड बेगरी में
और फिर उनसे एम्प्लॉयमेंट में जो चाइल्ड लेबर है वो भी पेरेंट्स खुद जो गरीब माँ बाप है वो करवाते हैं ताकि उनके थ्रू बच्चे के ज़रिए वो अपना आमदनी कमा सकें। तो मुझे लगता है ये एक्सप्लॉयटेशन है जो अपने बच्चों की कर रहे हैं। चलें, आपने तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंस की बात की, इसी में बहुत सी चीज़ें और भी आ जाती हैं। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से बच्चों से ज़्यादती की बड़ी ख़बरें सामने आ रही हैं, हम पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं, और ये ऐसी शॉकिंग रियलिटी है कि हमारे लिए सोचना भी बड़ा मुश्किल है। और एक सवाल जो उठता है वो है कि क्यों, बच्चे क्यों? तो ये एक ऐसा मसला है जिसे फ़ौरी तवज्जो की ज़रूरत है। क्या हमारे कवानीन मजबूत नहीं है या उनका नफाज नहीं हो रहा? ये हमारा सोसाइटल इशू है कि आप क्या समझती हैं? बात यह है कि एक तो कानून, हमारे कवानीन में भी तरामीम की ज़रूरत है, सज़ाएं सख्त बनाने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जो कानून मौजूद है अभी, चाहे वो कमज़ोर है या ताकतवर है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी ही ज़रूरी है। मैंने ख़ुद देखा कि जिन केसेस में मैंने इंटरवीन किया और मुजरिम को गिरफ़्तार करवाया पुलिस के साथ मिलकर और बच्चे को रेस्क्यू करके अपने पास रखा है, उन केसेस में क्या हुआ है कि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जो बच्चे के साथ ज़्यादती हुई होती है उसके वालिदैन गरीब होते हैं और वो मुजरिम की फ़ैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और फिर वो अपना बयान ही बदल देते हैं। अच्छा, एक माशरे का आपने कहा ना, ये बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, माशरा क्या किरदार अदा कर सकता है? कानून साजी हो जाती है, कानून पर नफाज नहीं होता। बताइए कि आपका इदारा बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दीगर इदारे क्या कर सकते हैं, और आवाम से, माशरे से, हमसे, दीगर लोगों से क्या ताबुन चाहिए आप लोगों को? ये इतना बड़ा सोशल इशू है, ये चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड टॉर्चर के जो केसेस आ रहे हैं कि एक हुकूमत अकेले या कोई एक स्टेक होल्डर अकेले नहीं कर सकता। जब तक मीडिया और सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, NGOs सब मिल के हम हाथ मिला के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम इस इशू को सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल, सबको इसमें मिलकर काम करना होगा। और प्लीज़, आपकी अम्मी भी एक बात कहती है ना कि बच्चों की भी इज्जत होती है, अपने हम नॉर्मल बच्चों की अपने घरों में जो बच्चे होते हैं, मतलब हम छोटे बच्चे का जैसे उसको एक पपेट बना लेते हैं, क्यूट उसको तरीके से बातें भी करते हैं, थोड़ा सा हंस भी लेते हैं। तो मेरी अम्मी को इस बात पे बड़ी तकलीफ होती है कि इतनी बच्चों की इज्जत होती है और मजाक नहीं बनाना चाहिए बच्चों का भी, तो वो हमें ज़रा ज़्यादा। और एक और बात अपने ना जहन में बांध लें कि बच्चे को पब्लिकली एज इन रिश्तेदारों कहीं भी पे ना मारें, और वैसे ही तो बिल्कुल ही ना मारें, लेकिन पब्लिकली तो बिल्कुल ना मारें, डांटें, कुछ नहीं करें, प्यार से समझाएं। घर जाके आपने जो समझाना है ज़रा ऊंची आवाज़ में अगर डांटना भी है तो डांट लें, लेकिन पब्लिकली आप उनकी इज्जत ना मजरूह मैं तो खैर आई विल टेक अ स्टेप फर्दर एंड से कि बच्चों के अजीबोगरीब नाम भी ना रखें। ये जो एक निक नेम्स और पेट नेम्स में बच्चों को, वैसे तो हर चीज़ वी नो कि वो बड़े अच्छी इंटेंशन से हो रही होती है, बट एवरीथिंग जस्ट टर्न्स आउट इन अ वेरी अजीब मैनर। अच्छा जी, कुछ दिखाना आपको चाहते हैं, टाइम बड़ा कम रह गया। कराची सर्कुलर रेलवे, जिसका हम कल भी आपको जिक्र कर रहे थे, उसका आज से बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक ने इस पर सफ़र किया। ठीक है, बिल्कुल काशिफ ऐसे और मंजिल पे पहुंचे कि नहीं, क्योंकि ये 1.5 घंटे में अपना सारा तमाम सफ़र तय करेंगे। काशिफ, ओवर टू यू। बताइए, आप जब शाम में पहुंच जाएं दफ्तर तो बताइएगा। नहीं पहुंच गए। ओके जी। कराची सर्कुलर रेलवे का आज से आगाज़ हुआ है। सिटी स्टेशन से अब से कुछ देर कबल ये ट्रेन जो है वो रवाना हुई है। हम इस वक्त इस ट्रेन के अंदर ही मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन नासिर अली भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि बाहर के मनाजिर भी और साथ साथ ट्रेन की सिटिंग अरेंजमेंट भी। लोगों की बड़ी तादाद आज ट्रेन पे सफ़र करने के लिए पहुँची है। चूँकि आज टिकट जो है वो फ्री रखा गया है, तो इस हवाले से लोग भी काफ़ी खुश नज़र आए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से बाहर के मनाजिर भी दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन नासिर अली से कहूँगा कि वो इस जानिब अगर आकर आपको दिखाए, तो कुछ इस तरह के मनाजिर हैं। हमारा जो अगला स्टेशन होगा वो कराची का कैंट स्टेशन होगा। अब से कुछ देर बाद ही जो है वो हम कैंट स्टेशन भी शायद पहुँच जाएंगे। तो मुख्तलिफ स्टेशन से होते हुए ये पिपरी इसका लास्ट स्टेशन होगा और वहाँ तक ये ट्रेन जाएगी। तो इस तरह की थोड़ी सी सूरत हाल है। लोगों की बड़ी तादाद हमने देखा था कि कराची के सिटी स्टेशन पर पहुंची थी और पहुंचने के बाद इस ट्रेन के सफ़र को ना सिर्फ एंजॉय करती हुई हमें दिखाई दी है, बल्कि साथ साथ उनका ये भी कहना था कि माजी में भी जो है वो ये ट्रेन इसी तरह चली थी, लेकिन उसके बाद रुक गई थी। तो अब इसे चलना चाहिए, चाहे इसका टिकट जो भी होगा वो टिकट खरीदेगी भी और इसमें ट्रेन में सफ़र करने के लिए जो है वो बड़े पुरुमीद हैं और उन्हें ये देखा जा रहा है कि वो इस ट्रेन में सफ़र करेंगे भी। जी चलें, गुड टू सी यू वेल।
Why do you keep saying that? Good to see you well. और भी कुछ चीजें while this was हमसे बात कर रहे थे तो अब्दुल्ला के एक दो और भी ओपिनियन से जो हम आज हमने कोरोना का फैलाव रोकना है and that is up to you and me. Please SOPs. मास्क पहने, अपना ख्याल रखें. We are going to inshallah see you on Monday.